सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद होंगे और हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिक साहब, दोनों ही स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आप दोनों को। सलीम खालिक साहब, क्या लग रहा है, कंफ्यूज है पाकिस्तानी, प्लेइंग 11 का ऐलान ही नहीं कर रहे आज का क्या पिच की कंडीशंस देखकर ऐलान करने का कहा है शान मसूद ने? तो जी बिल्कुल कंफ्यूज हैं इस वजह से, जैसे आपने बताया प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं किया, वरना तो 2 दिन पहले भी कर चुके हैं इसी टूर में एक दिन। और अभी शायद ये सोच रहे हैं कि 4 पेसर्स के साथ ही उतरे मैदान में, मीर हमजा को लेफ्ट आर्म को खिलाएं या स्पिनर को खिलाएं। देखिए एक दिन पहले, शान से पहले सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बोला था पिच से स्पिन को मदद मिल सकती है। और कल जो शान की बात है, थोड़ा बहुत उन्होंने भी इस तरह का बोला। हालांकि यही केप टाउन है, यहाँ पिछले साल इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 55 रन पे आउट किया था। पहली इनिंग में सिराज ने 6 आउट किए थे, दूसरी इनिंग में बुमराह ने, और इंडिया ने मैच जीत लिया था। यानी पिच तो रिवायती तौर पर ऐसी है, तेज पिच है। और मुझे कल किसी ने बताया था कि शोएब अख्तर ने भी कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये तो सेंचुरियन से भी खतरनाक पिच है। तो अब देखते हैं, मेरे ख्याल में शायद 4 पेसर्स के साथ ही पाकिस्तान मैदान में उतरेगा, लेकिन पहले बैटिंग ना आए, बस हमें ये दुआ करनी चाहिए। और टॉस का हमेशा की तरह बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा। और पाकिस्तान ने पहला मैच तो चलो फाइट तो अच्छी की थी, लेकिन अब बहुत हो गया, फाइट अच्छी की, हार गया, अब जीतना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और एक नए माइंडसेट के साथ जो है आपको उतरना चाहिए नए मैच के लिए। तो अवैस, आप क्या सोचते हैं, ये जो एकदम से किसी हद तक टीम तय पा चुकी थी और अब रोका गया है, दोबारा टीम का ऐलान किया जाएगा, तो आपको लगता है जनूबी अफ्रीका में जो 3 तब्दीलियां आई हैं ये उसकी वजह से हो सकता है कि कौन से खिलाड़ी सामने खेलने वाले हैं पिच को देखने की बजाय? देखें, अगर इससे पहले आप बात करें साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट मैच सीरीज किया, स्पेसिफिकली केप टाउन की अगर आप बात करें, केप टाउन की विकेट के ऊपर पाकिस्तान ने जो 4 मैचेस पिछले खेले हैं, चारों के चारों की शिकस्त उनको हुई है। ये थोड़ा सा ट्रेडिशनली केप टाउन की जो विकेट है ये डिफरेंट एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका विकेट्स की बात करते हैं, जहां पर आपको पता है पेस और बाउंस आपको नजर आता है। यहाँ पर ये मौसम क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ बारिशें कम होती हैं, लाइवली ग्रास होता नहीं, ये टर्निंग ट्रैक है। बड़ा एक मेरे लिए भी सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि जब आप बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, आपको बाउंसी विकेट्स ज्यादा नजर आती है, लेकिन ये टर्निंग ट्रैक है, यहाँ पर स्पिन को ज्यादा फैसिलिटेट करता है। लेकिन देखने वाली बात है कि विकेट कैसे तैयार की जाएगी। बेशक वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान टीम के ऊपर आए। अब पाकिस्तान टीम का थोड़ा सा अगर मैं मौजना करूं इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर, जो पिछला हम खेले हैं, सबसे बड़ा जो इस वक्त आपको पता है जिम्मेदारी हो, चाहे प्रेशर सिचुएशन की बात करें, वो आपके उसके ऊपर है, शान मसूद के ऊपर है, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं कहूंगा कि वो फ्लॉप हो रहे हैं एज अ बैटिंग, एज अ बैट्समैन और एज अ कैप्टन की अगर आप बात करें। बैटिंग ऑर्डर के अंदर मुझे पता है कि शान मसूद ने पूरी जिंदगी काउंटी क्रिकेट हो जाए, चाहे यूबीएल के लिए जब फर्स्ट क्लास खेलते हुए आए, वो ओपन करते रहे हैं। पहले वो मिडिल ऑर्डर में खेले थे पाकिस्तान के लिए, मुझे लगा शायद पोजीशन ठीक नहीं है, उनको ओपन करवाना चाहिए, लेकिन रिलैक्स पोजीशन में नजर नहीं आए। कप्तानी में जो सबसे बड़ा फ्लॉ मुझे कप्तानी में आज भी उनका नजर आता है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। आप उनको अगर आप उनके फेस से रीड करें तो एक्सप्रेशन से लगता है कि गुम हो चुके हैं, वो हाजिर नहीं है टीम के अंदर। आप बात करते हैं इस वक्त, आप टीम की ओवरऑल बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो जहां पर आपके पास इस वक्त व्हाइट बॉल का कप्तान बैठा हुआ है, एक्स कप्तान भी बैठा हुआ है, तो डिस्कशन कोई बुरी चीज नहीं होती जब आप कंसल्टेशन इसमें करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे के साथ कि यार क्या इश्यू है, क्या मुश्किलात है। लेकिन आपने बात ही नहीं करनी है। और सबसे बड़ा जो फ्लॉ मुझे नजर आता था हमेशा, चाहे वो बाबर आजम की कप्तानी में हो, चाहे शान मसूद की कप्तानी में हो, जिस वक्त एक बॉलर जब पिट रहा होता है तो उसको सबसे ज्यादा जो भरोसा और सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन पोजीशन होती है वो होती है अपने कप्तान की, कि वो आके उससे बात करता है, उसको थोड़ा सा अपना रिलैक्स करता है। मैंने वो चीज देखी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है ये चीज। तो रिजवान की कप्तानी में ये बात है? सॉरी क्या कह रहे हैं? रिजवान की कप्तानी में क्या ये बात है? जी जी, रिजवान की कप्तानी में तो ये बात है, क्योंकि रिजवान ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस अपना पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर, स्पेसिफिकली अगर आप बात करें ओडीआई क्रिकेट की, आप बात करें T20 की, मुझे थोड़ा सा रिजवान का ये लगा जरूर है कि एटलीस्ट फील्ड को बिजी रखते हैं। आपने देखा होगा कि विकेट कीपिंग के अंदर बात कर रहे होते हैं, बॉलर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, रिलैक्स पोजीशन में बात करते हैं। लेकिन मसला 2 है, मैं फिर इस चीज को रिपीट करूंगा, जब ऐसा कप्तान, याद रखिएगा हमेशा, जब आपकी खुद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ना हो और कलेक्टिवली जब आप टीम मीटिंग्स में बैठते हो, क्योंकि टीम मीटिंग्स ऐसे नहीं होती कि पूरी की पूरी टीम बैठी हुई और आप बात कर रहे हो, तो जब मैच स्केड्यूल के हिसाब से, क्योंकि पहले ओपनर्स बैठते हैं, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन बैठता है, उनको एक अपना रोड मैप दिया जाता है, रोड मैप के आपने क्या करना, उसमें कप्तान हर चीज में बैठता है, वो ज्यादा बात नहीं करता। उसको डर इस चीज का लगा रहता है कि यार अगर मैं बात करूंगा कि ये ना प्रेशर कुकर फटे हुआ लगे, भाई तेरी परफॉर्मेंस आती है, ये चीज लगी रहती, नेचुरल साइकी है। लेकिन शान को लिटरली मैं आज भी एक्सपेक्ट करता हूं कि अल्लाह करे वो अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा प्रोस्पेक्ट जरूर रहे, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस है वो लिटरली, अब आपको पता आहिस्ता आहिस्ता खबर उठने लग पड़ी है कि क्या
वो डिजर्व करते हैं, पाकिस्तान की कप्तानी नहीं करते। ठीक है। अच्छा सलीम खालिक साहब, कुछ तब्दीलियां जो हैं वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं हमारी टीम में भी, और जिस तरह से जनूबी अफ्रीका उसने प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां की हैं। केशव महाराज की वापसी होगी टीम में, और हमें यही कहा जा रहा है कि आमिर जमाल को ड्रॉप करके मीर हमजा को शायद खिलाया जाएगा। तो इसके पीछे आमिर जमाल की जो वो पिछली परफॉर्मेंस थी वही रीजन है, या पिच को देखते हुए डिसाइड किया गया है कि मीर हमजा उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, ये जो आप बता रही इनिशियल ये रिपोर्ट थी कि ऐसा होगा, लेकिन जो शान मसूद ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने आमिर की बड़ी तारीफ की, और जिस तरह से वो तारीफ कर रहे थे उससे यही लग रहा था कि शायद वो उनको खिलाएं, या वही बात कि अभी तक फैसला ही नहीं हुआ कि क्या करना है, स्पिनर को लेकर आना है या फिर पेसर को, एक मीर हमजा को लेकर आना है। तो देखिए, जब आप हार रहे हो और इस तरह की चीजें हो रही हो तो एक तरह से जहन में तो ये सवाल होता ही है। जिस तरह शान की कैप्टनसी पे अब सब सवाल उठने लगे हैं, हालांकि इन्हीं शान की कैप्टनसी पे इंग्लैंड को हमने हराया यहाँ पे। उस वक्त कहा गया कि चलो पिच ऐसी बनी। साउथ अफ्रीका में तो कितने बड़े बड़े कप्तान गए, कोई भी नहीं जीत पाया। हमें अपनी टीम की परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए ना, कि चलो ठीक है शान अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो बाकी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। अगर हम देखें बैटिंग लाइन हमारी पिछले मैच में भी किस तरह से खेले, हमारे टॉप बैट्समैन किस तरह जा रहे हैं। शान का मसला ये है कि स्टार्ट अच्छा लेते हैं, उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। और ये इंग्लैंड के खिलाफ एक सेंचुरी भी की थी उन्होंने, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो भाई हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक कैप्टन है, उसको एक ऐसे आगे बढ़कर ऐसा परफॉर्म करना चाहिए कि नजर आए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में मसला यही है कि जिसको भी आप कैप्टन बनाते हैं वो फिर अपने ऊपर कैप्टनसी का ज्यादा बोझ ले लेता है, उसकी परफॉर्मेंस जो है जी, जैसे सरफराज का आपको याद होगा कि सरफराज जो है, कैप्टन सरफराज जो था, जब तक जीतता रहा तब तक उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे किसी की नजर ही नहीं थी, और वो अपनी टीम को ज्यादा फोकियत देते थे। जब टीम हारी तो लोगों को नजर आया यार इतना अरसा हो गया सरफराज ने स्कोर नहीं किया, ये इसके स्टैट्स हैं, वो बाहर हुए। बाबर को बहुत बड़े परफॉर्मर है, बाबर को एडवांटेज रहा इसका, लेकिन उनके दौर में ये हुआ कि हम लोगों ने नए प्लेयर्स वगैरह को बिल्कुल आते नहीं देखा। अब नए प्लेयर्स वगैरह आना शुरू हुए, जब आके बाय उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और सब मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन होता यही है कि कोई भी कैप्टन आए थोड़े अरसे बाद फिर हमको वो बुरा लगने लगता है, और जाहिर है उसकी वजह नताइज ही होते हैं। नताइज अच्छे नहीं होंगे तो जाहिर है बुरा बोलेंगे। लेकिन अब आगे वेस्ट इंडीज की भी सीरीज है, ये टेस्ट भी है, वो 2 उसके बाद मेरे ख्याल है शायद फिर अगर उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही टीम की और शान की तो फिर शायद कैप्टनसी में कुछ आगे सोचना पड़े। बिल्कुल ठीक। अवैस आप बताइएगा कि हमारे किस खिलाड़ी को चाहिए कि वो अपने लिए खेले, अपनी इनिंग्स के लिए खेले, और किसको चाहिए कि वो क्रिकेट टीम के लिए खेले? क्योंकि आपको याद है इंडियन टीम में कभी ये कॉम्बिनेशन होता था, कुछ उसके खिलाड़ी ऐसे थे जो, जिससे सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ थे, जो अपनी इनिंग्स खेलते थे तो टीम को फायदा होता था। और उसके बाद कुछ ऐसे खिलाड़ी भी आए जो मैच विनिंग खिलाड़ी थे, जो टीम के लिए खेलते थे। विराट कोहली को हमने देखा, फिर उनके युवराज सिंह थे जो टीम के लिए खेलते थे तो मैच जीते थे। तो हमारी टीम में इस वक्त कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनमें से कुछ को टीम के लिए खेलना चाहिए और कुछ को अपनी इनिंग्स के लिए खेलना चाहिए। कौन कौन से खिलाड़ी हैं? देखिए, पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा जो मसला है वो आपकी बैटिंग ऑर्डर का है। चाहे आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, अगर आप ओपनर्स की बात करें तो चलें, एक तो हिंद हमने अबूर किया। अगर आप इससे पहले देखें, जो इस टेस्ट मैच से पहले की बात कर रहा हूं, 22 इनिंग्स थी या 21 इनिंग्स थी, उसके अंदर जो ओपनिंग स्टांस था किसी भी ओवरसीज टीम का यहाँ पर विजिट करने का, वो 16 या 17 रन का था। पाकिस्तान ने कम से कम उसको तो हिंसा को भूल गया, शायद 35 का किया था, 36 का किया था। जिस वक्त ऐसा ओपनर आप जाते हो हमेशा, तो ऐसा कैप्टन आपके दिमाग में एक चीज जरूर होती है कि आप दोनों चीजों को देखते हो, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना रोटेट द स्ट्राइक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक रोड मैप आप लेके जाते हो। साइम अयूब की बात करूं, वो है स्ट्राइकर, उसकी कोशिश होती है कि मैं तेज रन्स करूं, बाउंड्रीज जल्दी निकालूं, क्योंकि उसका एक प्ले ऑफ डिमांड है, वही खेलेगा वो। अगर आप उसको चेंज करने जाओगे तो मैं बैठ के भी क्रिटिसाइज करूंगा, सलीम भाई हैं या आप, हम सब हैं, हम क्रिटिसाइज करेंगे यार वो आखिरकार क्या रहा है कि उसका पूरा का पूरा रोड मैप क्यों चेंज किया गया है। इसलिए कोशिश ये होती है कि आप साइम अयूब को अपनी नेचुरल गेम खेलने दो। ऐसे शान मसूद आपको ज्यादा पसंद है कि आप रोटेट द स्ट्राइक करो कि यार एक साइड से मैं बचाता हूं, तुम दूसरी साइड से अपना जाके अपनी नेचुरल गेम खेलो, यही रोड मैप आपका होता है। मिडिल ऑर्डर के अंदर आप बात करें, बाबर आजम, आपको पता है पिछली उन पे बहुत ज्यादा बात भी होती है, चाहे 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए कैमरा लगे, कमेंटेटर्स भी बात करते हैं कितनी इंपॉर्टेंट विकेट है, लेकिन
बहुत ज्यादा अभी आप कंसिस्टेंसी अगर आप देखो तो वो बड़े स्कोर नहीं कर पा रहे, जो कि बाबर आजम से एक्सपेक्टेड है सबको। बल्ला भी चेंज कर लिया, अल्लाह करे कि इस दफा रन उनके उगले आज के टेस्ट मैच के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उनके ऊपर भी सबकी नजरें। जिस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं, आपको पता है ये डिबेट भी हो रही थी हमारे शो में, बाजिद खान बैठे थे, वो कह रहे थे कि यार कामरान गुलाम उस पोजीशन पे आ सकता है, बाबर को आप मिडिल में लेके आ सकते हो, क्योंकि कामरान गुलाम ने केपी के लिए डोमेस्टिक के लिए पूरी जिंदगी उसी पोजीशन पे खेला, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें। लेकिन अच्छी बात है कि वो अडेप्टेबल हो चुका है, जिस भी पोजीशन पे आप खिलाते हो आपको नजर आता है कि वो कंडीशंस को अडेप्ट कर लेता है और वो खेलता हुआ नजर आपको आता है। मिडिल ऑर्डर आपका जो है उसको सस्टेनेबल होना पड़ेगा। जब आप बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की, तीसरी चौथी इनिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है। पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमेशा बड़ा बुरा रहा है हमारा, चाहे हमने स्कोर करना हो चाहे हमने चेस करना हो, हमारी टीम कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाती है। लेकिन जो आपने बॉलिंग यूनिट की बात की थी, देखिए आप हंटिंग इन पेयर्स की बात करते हो हमेशा, ऐसा फास्ट बॉलर आपके पास इस वक्त बड़ा एक जबरदस्त बात थी। 15 ओवर्स का स्पेल लगातार करना आसान चीज नहीं है। पता लगता है कि लंबे रेस का घोड़ा है। अब्बास की बात करो, उसको बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हुए कि पेस नहीं है, ये नहीं है। अगर 140 होता तो लिटरली अनप्लेबल था, लेकिन इस पेस पे भी वो अनप्लेबल है जिस तरीके से बॉल करवाता रहा है। मुझे खुद आज लगता है, खुरम शहजाद की बात करें, आपको उन्होंने आउट जरूर किया, थोड़ा सा फटीग कैरी कर रहे हैं, आपको 100% फिट नजर नहीं है। लेकिन नसीम शाह टेरवे क्विक, जब आप बात करते हो टेस्ट क्रिकेट के अंदर, नसीम शाह जरूर 145 को टच करते थे। इस मैच के अंदर उनकी पेस ड्रॉप हुई है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फिटनेस जो उनका मसला आपको नसीम शाह का। आपके पास मीर हमजा मौजूद है, तो आपकी बेस्ट ओपोनेंट है, आप उसको बीच में डालें इस टीम के अंदर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो आपको लगता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लेयर्स आपके खेलने वाले उनको टीम में होना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद थे। सलीम खालिक साहब, देखते हैं जी आज की क्या परफॉर्मेंस होती है।